आज ही क्लास हम शुरू करने जा रहे हैं अपना यूजीसी नेट पेपर 1 की एक नई इकाई जिसका नाम है संप्रेषण या कम्युनिकेशन। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने अपनी यूजीसी नेट पेपर 1 की 2 यूनिट पूरी करा दी, जिसमें आपका रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड करा दिया गया है, जिसे क्या है हमने संक्षेप में बताने की पूरी कोशिश की है। आज उसी प्रकार क्या है, आज हम किस पर चर्चा करेंगे, अपने संप्रेषण पर यानी कि कम्युनिकेशन पर। तो कम्युनिकेशन क्या है, तो इसके बारे में क्या है संक्षेप में हम जान लेते हैं कि संप्रेषण का आशय 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच मौखिक, लिखित, सांकेतिक या प्रतीकात्मक माध्यम से विचारों एवं सूचनाओं का आदान प्रदान करना क्या कहलाता है, संप्रेषण कहलाता है। अर्थात यहाँ पे कहने की क्या कोशिश की गई है, जब हम अपने विचारों को, अपने भावों को किसी दूसरे को बताना चाहते हैं तो हम उसे किस तरह बताते हैं, ये तो हमारी कम्युनिकेशन के अंतर्गत आएगा। चाहे हम उसे हमारी जो मन में जो बातें हैं और हमें किसी दूसरे से वो बातें कहनी है, या तो हम उसे बोलकर बताएंगे, या क्या है हम उसे लिखकर बताएंगे, या फिर क्या है संकेतों के माध्यम से। तो भावों और विचारों को दूसरे तक पहुंचाना या दूसरे के भावों को ग्रहण करना क्या कहलाता है, हमारा संप्रेषण कहलाता है। अब देखिए, जैसे कि हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो हम पाठ्यक्रम के विषय में तो आपको पढ़ा रहे हैं, तो कैसे पढ़ा रहे हैं, ओरल से, यानी मौखिक रूप से। तो वही चीज़ तो है कि हम जो अपनी भावनाएं हैं, जो विचार हैं, वो आप सभी तक क्या पहुंचा रहे हैं। और प्लस जो आप कमेंट करोगे फिर उसके बदले में हम जो आपको रिप्लाई देंगे, तो किसका अंग है, ये संप्रेषण का अंग है। ठीक है, तो इस संप्रेषण की प्रक्रिया में संदेश का होना आवश्यक है। देखिए, जो संप्रेषण होता है उसमें क्या है, एक तो प्रेषक होता है, दूसरा क्या आपका संदेश होना आवश्यक है, तीसरा क्या माध्यम यानी कि चैनल। भाई किसी संदेश को आप किसी ना किसी माध्यम से तो भेजोगे, ऐसे तो है नहीं कि आपने कोई बात कही, संदेश तो लिख दिया, अब आपने उसे भेजा ही नहीं है, तो क्या प्राप्तकर्ता तक आपकी बात पहुंच जाएगी, नहीं पहुंचेगी। फिर जब संदेश प्राप्तकर्ता तक पहुंचता है तो वो क्या उसकी प्रतिपुष्टि करता है, यानी कि आपने कोई संदेश, आपका कोई संदेश है, ठीक है, और वो क्या है आपको भेजना है, तो उसके लिए कोई माध्यम भी तो चाहिए। ठीक है, और फिर जो आपने लिखित चीजें भेजी हैं, तो उसके बदले में जो प्राप्तकर्ता है, जो रिसीवर है, वो क्या प्रतिपुष्टि देता है, उसका क्या उत्तर देता है। ये जो प्रक्रिया चलती है ये क्या कहलाती है, कम्युनिकेशन कहलाती है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या कहा गया है कि इस प्रक्रिया में 2 पक्ष शामिल होते हैं। पहला पक्ष संदेश भेजने वाला, यानी जैसे मैंने आपको बताया प्रेषक। दूसरा पक्ष कौन सा होता है, संदेश प्राप्त करने वाला, यानी कि प्रेषणी या प्राप्तकर्ता। संप्रेषण की प्रक्रिया तब पूर्ण मानी जाती है जब प्राप्तकर्ता संदेश को प्राप्त कर लेता है तथा उसके प्रत्युत्तर देता है। इस प्रकार संप्रेषण की प्रक्रिया 2 तरफा मार्ग का अनुसरण कहती है। यही बात मैंने आपको बताई कि जो संदेश होता है वो कौन भेजता है, प्रेषक भेजता है। ठीक, अब जब वो प्राप्तकर्ता को संदेश प्राप्त हो जाता है, अब उसकी जो प्रतिपुष्टि करता है, जो उसका उत्तर देता है, तब हमारी कम्युनिकेशन की प्रक्रिया पूरी होती है। अगर मान लो हमने किसी को संदेश भेजा और उसने कोई सीन कर लिया है पर वो रिप्लाई नहीं दे रहा, तो क्या कम्युनिकेशन की प्रक्रिया संपन्न मानी जाएगी, नहीं मानी जाएगी। ठीक है, तो ये कहने की बात कही गई है कि जो प्रभावी जो संप्रेषण है, जो अच्छा संप्रेषण हम किसे कहें कि एक तरफ से संदेश जा रहा है तो दूसरी तरफ से क्या उसका उत्तर भी प्राप्त हो, तो क्या है कम्युनिकेशन प्रभावी माना जाएगा। अब इसके अर्थ के बारे में जान लें कि संप्रेषण की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो संप्रेषण का अर्थ, संप्रेषण 2 शब्दों सम तथा प्रेषण से मिलकर बना है, जिसका अर्थ समान रूप से प्रेषित किया गया। इसका अंग्रेजी रूपांतरण कम्युनिकेशन है। अब देखिए, जो संप्रेषण है वो आपके 2 शब्दों से मिलकर बना है, आपके कौन से, सम और प्रेषण, जिसका तात्पर्य क्या है, समान रूप से कोई संदेश भेजा गया या विचारों का भेजना। ठीक, वो क्या कहलाएगा, आपका संप्रेषण कहलाएगा। वहीं अगर इसका हम अंग्रेजी में रूपांतरण करें, संप्रेषण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो संप्रेषण को अंग्रेजी में कहते हैं कम्युनिकेशन। ठीक है, तो इसकी उत्पत्ति किससे हुई, लैटिन भाषा के कम्युनियस शब्द से हुई है। ठीक है, या कह लें कम्युनिकेयर शब्द से हुई है। कम्युनिस का अर्थ होता है आदान प्रदान करना। जो कम्युनिस शब्द का जो अर्थ है लैटिन में भाषा में क्या है, विचारों का आदान प्रदान करना, यानी कि विचारों को भेजना और विचारों को ग्रहण करना। किसके माध्यम से, चाहे वो आपका लिखित रूप हो, चाहे वो आपका मौखिक रूप हो, चाहे वो आपके सांकेतिक रूप हो। ठीक, अतः
संप्रेषण दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य सूचनाओं, संदेशों तथा विचारों का आदान प्रदान है जो लिखित, मौखिक तथा सांकेतिक हो सकता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हम अपने विचारों भावों को कैसे बताएंगे, जैसे हम किसी से बातचीत भी करते हैं तो हम बातचीत क्यों करते हैं, वो हमारे मन के भाव ही तो है, तभी तो हम बातचीत करते हैं एक दूसरे से। तो हम उन्हें किसके माध्यम से करते हैं, मौखिक रूप से, यानी कि बोलकर। जो हमारे विचार हैं, जो हमारी सोच है, वो दूसरों को कैसे पता चलती है, वो शब्दों के माध्यम से क्या है, हम एक दूसरे से बातें करते हैं। ठीक है, तो संप्रेषण रेखीय प्रक्रिया का अनुसरण करता है। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि संप्रेषण है वो कैसी दिशा का प्रयोग करता है, रेखीय, यानी कि वो सीधा चलता है। यह ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर दोनों दिशाओं में होता है। अब देखिए इसमें कहने की क्या कोशिश की गई है, जो संप्रेषण है वो आपका नीचे से ऊपर, ठीक है, और ऊपर से नीचे की ओर क्या है, कार्य करता है। यानी कि इसमें क्या है, एक तरफ तो क्या है, प्रेषक जो संदेश भेज रहा है उसकी तरफ से क्या संदेश भेजा गया, फिर उसकी तरफ जो जिसने प्राप्त किया यानी कि प्राप्तकर्ता क्या है, उसके बदले में उसे क्या देगा, रिप्लाई देगा, यानी कि उसका प्रत्युत्तर देगा। तो जो आपका संप्रेषण है वो कैसे किस रूप में चलता है, रेखीय प्रक्रिया का अनुसरण करता है। यानी कि एक तरफ से ये हमारा क्या सेंडर हो गया, ये रिसीवर हो गया यानी कि प्राप्तकर्ता हो गया, और ये हमारा संदेश हो गया। अब ये जिसके माध्यम से पहुंचेगा वो क्या कहलाएगा, हमारा चैनल या माध्यम। ठीक है, समझ रहे हैं बात को। तो यहाँ पे यही बात की गई है, जो कम्युनिकेशन है वो रेखीय प्रक्रिया का अनुसरण करता है। एक तरफ से संदेश गया, दूसरी तरफ से क्या इसका प्रत्युत्तर आ गया। ठीक है, तो ये बात इसमें कही गई है। अब देखिए इसमें उदाहरण भी दिया है इन्होंने कि इस संदर्भ में टेलीफोन का उदाहरण लिया जा सकता है। टेलीफोन हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, जितने भी आपके संचार के साधन हैं जो आपके कम्युनिकेशन को बढ़ाते हैं, जो आपके संप्रेषण में सहायता प्रदान करते हैं, जो आपके भावों विचारों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का कार्य करते हैं, वो आपके किस में आते हैं, संचार के साधनों में उनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसीलिए जो क्या है, कम्युनिकेशन रेखीय संचार का संपादन करता है। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। आगे देखें कि संप्रेषण में दो जीवित तत्वों का होना आवश्यक है। बिल्कुल, जब कोई इंसान जीवित ही नहीं है तो आप उससे कैसे बातचीत कर लोगे, कैसे अपने भावों को से व्यक्त करोगे। इसके लिए क्या है, इंसानों का जिंदा होना भी आवश्यक है। निर्जीव वस्तुओं से बातचीत तो हो नहीं सकती, तो सजीव होना भी जरूरी है। तो वो बात यहाँ कही गई है। इन्हीं के माध्यम से व्यक्ति, संस्था और देशों तक सूचनाओं का संप्रेषण होता है। संप्रेषण में ही जब तकनीकी संसाधनों का उपयोग होने लगता है तब सूचना प्रौद्योगिकी का जन्म होता है। देखिए इसमें क्या बात कही है, जो संप्रेषण है तो इसमें क्या है, व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, चाहे वो आपका क्षेत्रीय रूप में आदान प्रदान हो या फिर कह लें कि आपको अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे कोई एक मीटिंग अरेंज करनी है, तो वही हम उसे कैसे एक अच्छी दिशा में ले जाएंगे। अगर मीटिंग करेंगे तो बातचीत तो जाहिर सी बात करेंगे किसी न किसी मुद्दे पे लेकर। आपने मीटिंग कर ली, आप एक दूसरे से कुछ बोल ही नहीं रहे हो, तो क्या कम्युनिकेशन हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा है। जिस उद्देश्य से आपने वो मीटिंग रखी थी वो उद्देश्य तो पूरा ही नहीं हो रहा। जब बातें ही नहीं हो रही तो बातों के माध्यम से तो हमें पता चलेगा कि हम किन कारणों से हमने ये चीज़ रखी है ना। तो जो संप्रेषण होता है वो सूचनाओं का क्या है, आदान प्रदान करता है, यानी कि उन्हें भेजता है और प्लस क्या है, दूसरी तरफ से ग्रहण करता है। अब देखिए अगर संप्रेषण में तकनीकी का प्रयोग हो, तकनीकी से तात्पर्य क्या है आपका, जैसे मैंने आपको कई बार कहा ही है, जैसे पता ही है, ये आज का जो समय है वो है कंप्यूटर का ही। तो देखिए कंप्यूटर, फ़ोन वगैरह, इनके माध्यम से क्या होता है, जो हमारे संबंधी हैं, है ना, तो उनसे हम कैसे बात करते हैं, तो फ़ोन के माध्यम से ही तो उनसे बातचीत करते हैं। जैसे बाहर बच्चे पढ़ने जाते हैं तो घर पे वो किसके माध्यम से बात करेंगे, माध्यम तो आपका स्मार्टफोन ही बनना है ना। तो वही चीज़ कही गई है कि जब संप्रेषण में तकनीकी का प्रयोग होने लगे तो उसे क्या कहेंगे, सूचना प्रौद्योगिकी, यानी कि ICT कहेंगे। ठीक है, तो अब देखिए इसके संबंध में संप्रेषण को लेकर विद्वानों ने क्या है अपनी अवधारणाएं प्रस्तुत की हैं, तो उनको समझ लेते हैं। FG मेयर के अनुसार इन्होंने क्या कहा कि मानवीय विचारों और सोचों को शब्दों, पत्रों व संदेशों के माध्यम से आदान प्रदान करना ही संप्रेषण है।
देखिए इन्होंने वही बात की कि जो मनुष्य होता है वो अपने विचारों, अपनी सोच को, अपने भावों को कैसे प्रेषित करेगा, कैसे बताएगा कि मुझे भूख लग रही है। बच्चे, अब जैसे कोई बच्चा जन्म लेता है तो देखिए पहले तो वो कुछ बोलना नहीं जानता है, लेकिन जैसे जैसे वो पारिवारिक परिवेश में रहता है वैसे वैसे क्या है, वो कम्युनिकेट करना सीख जाता है। कैसे सीखता है? देखकर। ठीक है, अगर जब वो बोल नहीं पाता है, अगर उसे भूख लग रही है तो वो रो जाएगा, यही तो करता है। अगर वो खुश है तो वो हंस जाएगा। तो इससे पता चल जाता है कि बच्चों को कब भूख लग रही है, कब उसे प्यास लग रही है ना। तो ये कैसे माध्यम है? हमारा सांकेतिक माध्यम है। ठीक, तो इसमें क्या कहा गया है, जो मानवीय विचारों और सोचों को शब्दों, पत्रों एवं संदेशों के माध्यम से क्या आदान प्रदान करना ही संप्रेषण है। यानी कि चाहे आप लिखित रूप में अपने भावों को प्रेषित करें, चाहे आप बोलकर उस चीज को बताएं, या आप संकेतों में उसे बताएं, या आप उसे संदेश में लिख कर भेजें किसी को, तो ये किसके अंतर्गत आएगा? आपके संप्रेषण के अंतर्गत आएगा। यानी कि भावों का आदान प्रदान करना, विचारों का आदान प्रदान करना कम्युनिकेशन कहलाता है। ठीक, अब देखिए थ्यू हेमान ने क्या कहा। थ्यू हेमान के अनुसार संप्रेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सूचना व संदेश एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचे। देखिए वही बात इन्होंने कही कि थ्यू हेमान ने क्या बात कही है कि संप्रेषण क्या है, संप्रेषण का प्रयोग क्या है। हम घर में भी बात करते हैं तो बात करना क्या है? संप्रेषण ही तो है। हम जो अपने परिवार में बात करते हैं वो भी तो संप्रेषण ही तो कर रहे हैं। हम बात ही ना करें और बिल्कुल चुप बैठे रहें तो किसी को कुछ पता चल जाएगा कि आप क्या बोल रहे हो, क्या चाहिए आपको, है ना। तो क्या है, अपने सूचनाओं और संदेशों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए क्या है, संप्रेषण का प्रयोग किया जाता है, या फिर कह लें उसे संप्रेषण कहते हैं। ठीक, संप्रेषण मनुष्य को जानने व बताने की जिज्ञासा की पूर्ति करता है। बिल्कुल, जो संप्रेषण है, हम जो बातचीत करते हैं तो ये हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम ही तो कहलाएगा। अब हम जब किसी से बात ही ना करें तो किससे संप्रेषण कहलाएगा? नहीं कहलाएगा संप्रेषण। देखिए दूसरे विद्वान की परिभाषा से देखें, कीच डेविस के अनुसार कि संचार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक सूचनाओं के गुजरने और समझने की प्रक्रिया है। इन्होंने क्या कहा, जो संचार है, संचार का तात्पर्य क्या है? मैंने आपको बताया कि संप्रेषण और संचार दोनों एक ही हैं। भावों का आदान प्रदान करना संप्रेषण संचार कहलाता है। वहीं अगर इसमें क्या है, तकनीकी का प्रयोग किया जाने लगे तो इसे कहते हैं क्या, सूचना प्रौद्योगिकी या तकनीकी संचार। ठीक, तो इसमें क्या है, एक व्यक्ति अपने भावों को, अपने विचारों को दूसरों के तक पहुंचाने का कार्य करता है, यानी कि अपनी बातचीत को बढ़ा रहा है आगे, तो वो क्या कहलाएगा? कम्युनिकेशन ही तो कहलाएगा। और जो चीज़ वो दूसरों तक पहुंचा रहा है, जो सूचना दूसरों तक पहुंचा रहा है, उसका प्रतिफल क्या है कि वो सामने वाला भी कि हमारे भावों को उसी नजरिए से समझे, तो क्या है, हमारी जो संप्रेषण की प्रक्रिया है प्रभावी मानी जाएगी। तो संचार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक सूचनाओं के गुजरने और समझने की प्रक्रिया है। ठीक, अगली परिभाषा देखते हैं। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार विचारों, जानकारी इत्यादि का विनिमय अर्थात आदान प्रदान, किसी और तक पहुंचाना और बांटना, चाहे वह लिखित, मौखिक या सांकेतिक ही संप्रेषण कहलाता है। देखिए वही बात कही कि विचारों का आदान प्रदान, चाहे आप लिख कर बताएं या संकेतों में बताएं या मौखिक रूप से बताएं, है ना, तो उसे क्या कहते हैं, संप्रेषण कहते हैं, कम्युनिकेशन कहते हैं। मिलेट के अनुसार इन्होंने क्या कहा, संचार साझा उद्देश्यों की साझा समझ है। संचार साझा उद्देश्यों की साझा समझ है। अब देखिए इसका कहने का तात्पर्य क्या है, संचार यानी कि कोई भी कार्य बिना उद्देश्य से नहीं किया जाता। हम किसी से बातचीत करते हैं तो किस लिए करते हैं, ताकि हमें अच्छा लगे, दूसरा हमको समझे। और हम दूसरे क्यों सुनते हैं, ताकि हम उसको समझ सकें। तो ये उद्देश्य ही तो है, उद्देश्य ही तो है, अपने आप को दूसरे को समझने के लिए, उनकी पसंद नापसंद को समझने के लिए, है ना। अपने हमें कैसे पता लगता है कि दूसरे का व्यवहार ऐसा है, हमें उसके बोलने के तरीके से, बात करने के तरीके से तो पता लगता है कि हाँ अमुक व्यक्ति अच्छा है, अमुक व्यक्ति बुरा है, उसी से तो पता लगता है, या उसकी वेशभूषा से। देखिए संप्रेषण में क्या है, आपके शरीर के हाव भाव, आप हर चीज कम्युनिकेट करती है, आपकी पर्सनैलिटी को दिखाती है।
ठीक है। तो इन्होंने वही कहने का प्रयास किया है कि संचार साझा उद्देश्यों की साझा समझ है, यानी कि जब संचार हो रहा है, संप्रेषण हो रहा है, तो किसी ना किसी उद्देश्य से होता है। हम खाना खाते हैं, क्यों खाते हैं? भूख लगती है इसीलिए तो खाते हैं, ठीक है। तो क्या ये हर चीज, किसी चीज का हर क्षेत्र में क्या है, अपना अपना उद्देश्य होता है और उसी के लिए क्या है, कार्य किए जाते हैं। तो इन्होंने ये परिभाषा दी। तो देखिए इसमें हमने क्या जाना आपके संप्रेषण में, कि संप्रेषण क्या होता है, विचारों का आदान प्रदान करना, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन कहते हैं। अब देखिए कम्युनिकेशन के लिए क्या है, आपके पास क्या होना चाहिए, इसमें क्या जीवित व्यक्तियों का होना आवश्यक है, प्लस क्या है इसमें जो एक तो क्या होता है, संदेश किसके माध्यम से भेजा जाएगा, हम अपने विचारों को दूसरे के पास भेज रहे हैं, तो हम कौन है, हम प्रेषक हैं, यानी कि हम सेंडर हैं, ठीक है। और हम जो विचार हैं हमारे, उसे हमने संदेश में लिख दिया, और हमें वो किसी दूसरे तक पहुंचाने हैं, तो कोई माध्यम चाहिए होगा। जैसे हम प्राचीन काल का, पहले के समय की ही बात करें, तो क्या होता था कि मैसेज जो होते थे, हालांकि डाक अब भी चल रहा है, लेकिन पहले उसका ज़्यादा वो होता था, चिट्ठी भेजी जाती थी, तो वो भी तो संप्रेषण का ही अंग है ना। तो माध्यम क्या था, डाकिया, ठीक। और फिर वो किसके पास वो चिट्ठी ले जाता था, जिसे वो भेजनी होती है, नहीं, प्राप्तकर्ता के पास। फिर उसे पढ़कर जो रिसीवर होता है, फिर उसकी जो प्रतिपुष्टि करता था, फिर वो लौट के संदेश किसके पास जाता था, उसका प्रत्युत्तर प्रेषक के पास। तो ये क्या होता है, ये चक्र चलता रहता है। और रही बात, अगर वो उस संदेश उसके पास पहुंच चुका है, रिसीवर के पास, उसने पढ़ भी लिया है, अब वो कोई उत्तर ना दे, तो ये क्या है, संप्रेषण प्रभावी नहीं माना जाएगा। ये बात ध्यान रखेंगे। तो इसके साथ क्या है, संप्रेषण के उद्देश्य क्या है, उनके बारे में भी क्या है, संक्षेप में चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए संप्रेषण के उद्देश्य, तो पहले संप्रेषण, देखिए हर क्षेत्र में संप्रेषण का होना आवश्यक है। आपका पारिवारिक क्षेत्र हो, आपका सामाजिक क्षेत्र हो, आपका राजनीतिक क्षेत्र हो, आपका धार्मिक क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो, कोई सा भी क्षेत्र हो, जब तक आप बात ही नहीं करोगे, भावों को व्यक्त ही नहीं करोगे एक दूसरे के सामने, कार्य कैसे होगा, कार्य कैसे होगा, ठीक है। तो इसलिए क्या है, संप्रेषण हर क्षेत्र में आवश्यक है। तो देखिए शिक्षण के क्षेत्र में कैसे आवश्यक है, तो इसके कुछ बिंदु दिए गए हैं, उसके बारे में क्या संक्षेप में जान लेते हैं। कि कक्ष को अद्यतन करना, इसके अंतर्गत नई नई सूचनाओं एवं कक्ष से संबंधित जानकारियों को संप्रेषण के माध्यम से अद्यतन किया जाता है। यानी कि संप्रेषण के माध्यम से ही तो शिक्षक शिक्षार्थी को सिखाते हैं, उन्हीं के उसी के माध्यम से तो वो ज्ञान देते हैं बच्चों को। अगर टीचर ही कुछ बोले ना, वो चुपचाप बैठा है क्लास में आके, तो क्या कम्युनिकेशन हो जाएगा? कम्युनिकेशन की दूर की बात क्या है, वो क्लास पूरी हुड़दंगबाजी में आ जाएगी। तो क्या है, शिक्षण के क्षेत्र में संप्रेषण का महत्व पूर्ण योगदान है, क्योंकि जो शिक्षक होता है वो नई नई सूचनाएं और नई नई जानकारी संप्रेषण के माध्यम से ही तो देता है। किसी से बात करना ही तो कम्युनिकेशन है, अपने भावों को व्यक्त करना ही तो कम्युनिकेशन है। तो वो बात इसमें कही गई है, क्योंकि बिना अद्यतन के कक्षा जीवंत नहीं रह पाती और नए अनुप्रयोगों से छात्र वंचित रह जाते हैं। यानी कि जो कम्युनिकेशन है उसमें क्या है, जो शिक्षक है वो नई नई चीज़ें सीखता है और अपने अनुभव के आधार पर क्या बच्चों को बताता है। अब देखिए इसमें बात क्या कही गई है, अगर टीचर कम्युनिकेट अच्छी तरह से नहीं कर पा रहा है तो क्या बच्चे अच्छी तरह सीख पाएंगे, चीज़ों को नहीं सीख पाएंगे। तो क्या है, शिक्षण के क्षेत्र में कक्ष के वातावरण को जीवंत बनाए रखने के लिए प्रभावी कम्युनिकेशन का होना, प्रभावी संप्रेषण का होना अत्यंत आवश्यक है। ये बात मैंने आपको टीचिंग एप्टीट्यूड में भी बताई थी कि अगर टीचर अच्छे से कम्युनिकेट कर लेता है बच्चों के साथ तो क्या है, क्लास अच्छी चलती है, बच्चे अच्छी तरह से समझते हैं। ठीक है, दूसरा बिंदु देखते हैं, प्रेरणा और मनोबल के लिए। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है कि कहते हैं ना कि समय समय पर प्रोत्साहन जरूरी होता है हर मनुष्य के लिए, चाहे आप बच्चे हों चाहे आप बड़े हो जाएं, पर प्रोत्साहन का होना बहुत जरूरी है। तो इसमें यही बात कही गई है। अब भाई बच्चों को हम प्रेरित कैसे करेंगे, उन्हें बताएंगे कैसे, बच्चों आगे बढ़ो, बोलकर ही तो बताएंगे, वो हमारे तो भाव हैं, बच्चों को उसी के आधार पे तो हम प्रेरित कर रहे हैं। अब हम उनसे कुछ बोले ना, आप खड़े हो जाए उनके सामने, बच्चे भी हमें देख रहे हैं, हम भी उन्हें देख रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है कम्युनिकेशन हो रहा है या क्लास चल रही है, ऐसा लगा मूक सभा बैठी है यहाँ पर, ऐसे थोड़ी ना होता है। तो कम्युनिकेशन किस में भूमिका निभाता है, आपको प्रेरणा देने में, मनोबल बढ़ाने में। ठीक है, तो इसलिए भी आवश्यक है। दूसरा इसका उद्देश्य क्या है,
कक्षा समूह के संचालन के लिए। तो कक्षा विद्यार्थियों के मध्य एक समूह का निर्माण होता है, लेकिन समूह में समन्वय के अभाव में कक्षा कक्ष में बाधा उत्पन्न हो जाती है। ऐसी स्थिति में समन्वय बनाए रखने के लिए संप्रेषण की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। देखिए इसमें बात क्या कही गई है कि कक्षा समूह संचालन के लिए, यानी कि शिक्षक को क्या चाहिए कि कक्षा में क्या है का जो वातावरण है वो शांत बना रहे, किसी प्रकार की कोई हिंसा ना हो। ठीक है, समन्वय बनाना बहुत आवश्यक। अब ये कैसे बनेगा? जब शिक्षक क्या है थोड़ा कहते हैं ना कम्युनिकेशन को इस प्रकार से करेगा कि बच्चे उसकी एक बार में बात सुन लें। तो जब वो अपने भावों को व्यक्त करेगा, ये बात मैं बार बार कह रही हूँ, संप्रेषण कुछ अलग नहीं है। हम जो बातचीत कर रहे हैं, दूसरों तक अपने विचारों को पहुंचा रहे हैं, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो ये कम्युनिकेशन की ही प्रक्रिया है। ठीक है, तो क्या है जो कम्युनिकेशन है वो कक्षा समूह के संचालन में अहम भूमिका निभाता है। अगर कम्युनिकेशन टीचर अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं बच्चों के साथ, तो पहली बात तो ये है कि कक्षा ढंग से चलेगी ही नहीं। दूसरा क्या है, समन्वय स्थापित नहीं हो पाएगा, किसमें? आप में और बच्चों के बीच में। ना ही बच्चों में समन्वय स्थापित कर पाएंगे, कौन? शिक्षक। इसलिए जो संप्रेषण है वो कक्षा समूह के संचालन में भी क्या है, अहम भूमिका निभाता है। दिशा निर्देशन, इसमें वही बात आ जाएगी कि बच्चों को कैसे प्रेरणा देनी है। तो जो शिक्षक होते हैं संप्रेषण के माध्यम से तो बताते हैं कैसे उन्हें आगे बढ़ना है, क्या उनके लिए सही है, क्या उनके लिए गलत है, कैसे हमें दूसरों से व्यवहार करना है, ये सारी चीजें। तो आपके शिक्षण क्षेत्र में क्या है, जो आपका संप्रेषण है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब देखें एकीकरण के लिए, तो इसमें क्या कहा गया है कि बेहतर संप्रेषण बेहतर एकीकरण को जन्म देता है। चूंकि समाज हो या राष्ट्र, कोई भी किसी भी क्षेत्र में हो, सभी में निवास करने वाले लोगों के मध्य जब तक एकीकरण की भावना नहीं होगी, तब तक समाज या राष्ट्र का विकास नहीं कर सकता। अतः इन दोनों में संप्रेषण के माध्यम से एकीकरण की भावना को बल दिया जा सकता है। इसमें कहा क्या जा रहा है, आप चाहे परिवार में हो, अब बात तो करोगे ही ना, फैमिली में बात तो करोगे ही ना, तो हमें पता कैसे चल जाता है कि हमें एकजुट होकर रहना है। जब हम अपनी बातचीत एक दूसरे से करते हैं, सामने वाला हमें समझता है। तो एकीकरण में कैसे संप्रेषण सहायता प्रदान करता है या कैसे एकीकरण की भावना उत्पन्न होती है, तो जब हम किसी को अपने भावों विचारों को व्यक्त करेंगे तो वो तो कम्युनिकेशन ही तो कहलाएगा। तो हम कैसे व्यक्त कर रहे हैं, कम्युनिकेशन के माध्यम से तो कर रहे हैं, कम्युनिकेशन ही तो है एक दूसरे से बातचीत करना। ठीक है, तो जब हमें एक दूसरे का व्यवहार पता होता है तो क्या है, एकीकरण की भावना स्वयं उत्पन्न होने लगती है। जब आप एक दूसरे से कोई स्वार्थ, अगर किसी से आप स्वार्थ के लिए जुड़े हुए हो तो क्या एकता जन्म ले लेगी? नहीं लेगी। वहीं आप एक दूसरे का ध्यान रखते हो, एक दूसरे का सम्मान करते हो, ठीक है, एक दूसरे के विचारों को समझते हो, तो क्या है वहाँ पे क्या है, एकीकरण की भावना जन्म ले लेती है। ये तो हो गया परिवार के परिप्रेक्ष्य में। अब समाज में देखें, जब आप पारिवारिक रूप में ही क्या है, आप एक अच्छे इंसान हो तो जाहिर सी बात है समाज में भी क्या है, आपका सम्मान होगा। जब समाज में सम्मान होगा, जब आपके विचार इतने अच्छे हैं, आपके बोलने का तरीका इतना अच्छा है ना, तो क्या है, इससे क्या है, जब समाज विकसित होगा, अगर ऐसे सब लोग हो जाएं तो समाज विकसित होगा नहीं होगा, तो इससे क्या है, जो राष्ट्र भी क्या है हमारा सुदृढ़ होगा। तो वो बात इसमें कही गई है। अब देखिए नियंत्रण के लिए, तो व्यवहारों के व्यक्तिगत एवं सामूहिक तथा औपचारिक एवं अनौपचारिक स्वरूपों के मध्य नियंत्रण स्थापित करने के लिए संप्रेषण होना आवश्यक है। बिना संप्रेषण के समन्वय को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता और संप्रेषण ही समन्वय द्वारा नियंत्रण प्रक्रिया को मजबूत करता है। अब देखिए इसमें बात क्या कही है, नियंत्रण के लिए। नियंत्रण कैसा, जैसे माँ बाप होते हैं तो बच्चों को सिखाते हैं ना, बेटा क्या आपके लिए अच्छा है, तो उसमें कुछ बच्चों पे पाबंदियाँ भी लगाते हैं। तो पाबंदियां जो लगाते हैं बच्चों के भले के लिए लगाते हैं। ठीक है, तो पाबंदियां कैसे लगाते हैं, उन्हें बताते हैं माँ बाप कि ये नहीं करना, ये नहीं करना, यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना है ना। तो वो अपने भावों को जो व्यक्त कर रहे हैं, तो वो कम्युनिकेशन ही तो है, संप्रेषण के माध्यम से ही तो शब्दों को व्यक्त किया जा रहा है, तभी तो उनके व्यवहार को नियंत्रण कर रहे हैं। वहीं जो बड़े भाई बहन होते हैं वो हमेशा ये चाहेंगे कि उनके जो छोटे भाई बहन हैं वो अच्छे बने, सही गलत की उनमें समझ विकसित हो। तो क्या है, वो उनको भी वही चीज़ सिखाएंगे, क्या उनके लिए अच्छा है, क्या उनके लिए नहीं अच्छा है, उनके लिए एक बाउंड्री तैयार करेंगे। तो देखिए सकारात्मक रूप में ये सारी चीज़ें कह रही हैं कि रोक टोक अगर सकारात्मक रूप में हो रही है वो तो अच्छी है, पर जब हद से ज़्यादा नियंत्रण होने लगे तो बच्चा भी क्या है, एकदम से परेशान हो जाता है।
तो नियंत्रण से तात्पर्य ये है कि आप उसे चीज़ों को समझाएं और फिर उस पर पाबंदियां लगाएं कि ये आपके लिए उचित है या ये आपके लिए अनुचित है। ठीक है, तो इससे क्या है, बच्चे में और आपके संबंध में क्या है, समन्वय बना रहेगा कि हमसे मम्मी पापा ने कोई बात की है, अब बच्चों को समझ में आ गई कि इसके लिए की गई ये बात, तो वो कहेगा ठीक है। वहीं जैसे बड़े भाई बहन कोई आपको कोई चीज़ शिक्षा दे रहे हैं और तो आपको जब वो समझा देंगे तो क्या आप उनसे बहस ही नहीं करेंगे, तो इससे क्या है, दोनों का रिश्ता क्या है, अच्छा बना रहेगा। तो नियंत्रण के लिए भी क्या है, संप्रेषण अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि बिना कहे तो हम बता नहीं सकते ना किसी को, विचारों को व्यक्ति तो कर रहे हैं हम, अपने विचारों को व्यक्ति तो कर रहे हैं, तो वो नियंत्रण के लिए क्या है, कम्युनिकेशन की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि हर क्षेत्र में कम्युनिकेशन, हमें कुछ बोलना है तो वो भी तो संप्रेषण की प्रक्रिया में आएगा, तो वो बात यहाँ कही है। अगला बिंदु देखो तो सांस्कृतिक एकीकरण। तो संप्रेषण सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देता है। इससे दो भिन्न भिन्न स्थानों की संस्कृतियों के मध्य मेल जोल की भावना का विकास होता है, साथ ही सांस्कृतिक एकीकरण के मार्ग में आ रही बाधाओं से मुक्ति मिलती है। देखिए इसमें बात क्या गई, सांस्कृतिक एकीकरण। अब सांस्कृतिक एकीकरण कैसे हुआ, अब जैसे मान लें आप हो उत्तर भारत के और कोई दूसरा व्यक्ति है दक्षिण भारत का, तो जब दो संस्कृतियां मिलेंगी, अब भाई संस्कृति से तात्पर्य क्या है, दोनों की संस्कृति, दोनों की परवरिश, दोनों की परंपराएं अलग अलग हैं। जो उत्तर भारत के व्यक्ति की जो परंपराएं संस्कृति है वो बिल्कुल अलग है, वहीं दक्षिण भारत की जो संस्कृति परंपराएं भाषाएं वो बिल्कुल अलग है। वहीं अगर ये दोनों एक दूसरे से मिलेंगे तो इनमें क्या होगा, इनकी संस्कृति का आदान प्रदान होगा, ये एक दूसरे की संस्कृति को समझेंगे। ठीक है, तो किसके माध्यम से समझेंगे, कम्युनिकेशन के माध्यम से तो जानेंगे कि ये अमुक देश से है, अमुक स्टेट से है, या ये यहाँ से है, अच्छा इसकी ये बोली है, तो हमें वेशभूषा और दूसरे क्या है, बोली से पता चल जाता है कि इसकी संस्कृति क्या है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या है, कम्युनिकेशन का जो उद्देश्य है सांस्कृतिक एकीकरण, यानी कि संस्कृति में समन्वय बनाना, उनमें एकता स्थापित करना। तो ये किसके अंतर्गत आएगा, आपके संप्रेषण के। जब एक दूसरे से बोलचाल ही नहीं करेंगे दो अलग संस्कृति के लोग, तो कैसे वो एक दूसरे को समझेंगे, कैसे एक दूसरे की जो परंपराएं हैं उनकी इज्जत करेंगे, तो वो बात इसमें कही गई है। अगले बिंदु को देखें, शांति स्थापित करने के लिए कि संप्रेषण के माध्यम से शांति व्यवस्था को बल मिलता है। कक्ष में कई बार अशांति पैदा करने वाली गतिविधियों का जन्म होता है, अतः संप्रेषण के माध्यम से अराजक तत्वों को दूर करते हुए शांति बनाई जाती है। देखिए इसमें बात क्या कही है कि संप्रेषण का एक रोल क्या है, शांति स्थापित करने में। कैसे, तो इसमें उदाहरण लिया गया कक्ष का। जैसे ही आपको पता है कि आपको जब आप भी क्लास में पढ़े होंगे, स्कूल में पढ़े होंगे, तो हर तरह के बच्चे होते हैं, कुछ थोड़े उद्यमी होते हैं, कुछ सिंसियर होते हैं, है ना। तो क्या होता है, तो जब शोर हो रहा होता है, अगर टीचर ढंग से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा बच्चों को, उनके अंदर डर पैदा नहीं कर पा रहा कि कक्ष में बैठना कैसे है, तो ये बताइए शांति स्थापित होगी, नहीं होगी। अगर वहीं पर जो टीचर क्या है, बेहतरीन कम्युनिकेशन करे और उन्हें अच्छे से समझाए, चाहे उन्हें डांट कर ही समझाना पड़े, पर अपनी बातों को उनके दिमाग में बैठाल दे, तो इससे क्या है, शांति स्थापित होगी। और जो कक्षा का जो वातावरण है वो शांति प्रिय रहेगा। तो शांति स्थापित करने के लिए संप्रेषण आवश्यक है। तो संप्रेषण में फिर वही बात बार बार कह रही हूँ, बातचीत करना ही संप्रेषण है। तो जब बच्चों को डांटेगा टीचर, तो कम्युनिकेशन ही तो कर रहा है, बात वो अपने भावों को तो व्यक्त कर रहा है कि तुम ये काम मत करो वरना ये सजा मिलेगी। ठीक है, तो शांति स्थापित करने के लिए भी क्या है, कम्युनिकेशन होता है। और अन्य उसमें देख लें उदाहरणों में किस किस में कम्युनिकेशन होता है और इसके क्या उद्देश्य हैं। तो संप्रेषण को प्रोत्साहित करके श्रम सुधार, सामाजिक संबंधों में सुधार, शिक्षक छात्र के बीच की दूरी को कम किया जा सकता है। फिर किसी संगठन में संचार के कार्य के द्वारा कर्मचारियों को अवगत कराना, अधीनस्थों को सुझाव देने के लिए प्रोत्साहित करना आदि इसके उद्देश्य हैं। देखिए जो संप्रेषण है उसका उद्देश्य क्या है, टीचर जो शिक्षक है वो कैसे बच्चों के साथ उसके जो संबंध है वो समन्वयकारी हों, यानी कि जो टीचर बच्चों को पढ़ा रहा है, बच्चा उसे समझ रहा है, प्लस क्या वो उसकी इज्जत कर रहा है। ठीक, दूसरा क्या कि समाज में आप कैसा व्यवहार करें। तो जब हम किसी से बातचीत करते हैं तभी तो हम पता कर पाते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा है, ये व्यक्ति ऐसा है।
दूसरा किसमें क्या बताया, जो बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती हैं तो उसके जो मालिक होते हैं तो वो कर्मचारियों से क्या बोलकर ही तो बात करेंगे, तो वो भी तो संप्रेषण ही तो है। तो कर्मचारियों से बात करना, ठीक है, उनके सुधार के लिए प्रयास करना, प्लस क्या, संचार के माध्यम से क्या है, विभिन्न विभागों में संगठन स्थापित होना। तो ये किसके उद्देश्य हैं, संप्रेषण के उद्देश्य हैं। तो कैसे संप्रेषण कार्य करता है, चाहे आपका शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे आपका आर्थिक क्षेत्र हो, आपका पारिवारिक क्षेत्र हो, आपका सामाजिक क्षेत्र हो, सांस्कृतिक क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में कम्युनिकेशन अपनी अहम भूमिका निभाता है। ठीक, तो ये तो हो गए हमारे कम्युनिकेशन के उद्देश्य। तो आज की क्लास में हमने क्या जाना, आपके कम्युनिकेशन के अर्थ को जाना, कम्युनिकेशन की परिभाषाओं के बारे में चर्चा की संक्षेप में। इसके साथ ही कम्युनिकेशन के उद्देश्य क्या हैं, तो उद्देश्यों में हमने शिक्षण क्षेत्र के में कैसे ये अपनी अहम भूमिका निभाता है, प्लस इसमें क्या हमने आपको बताया कि एकीकरण में कैसे कम्युनिकेशन अपने कार्य करता है, नियंत्रण के लिए कैसे कम्युनिकेशन आवश्यक है, सांस्कृतिक एकीकरण में कम्युनिकेशन का क्या रोल है, और शांति स्थापित करना, अन्य कैसे वो संप्रेषण है जो उपयोगी सिद्ध होता है। तो देखिए आज की जो क्लास है वो कम्युनिकेशन पर है। तो इसमें क्या बताया कि विचारों को कैसे व्यक्त किया जाए, चाहे वो आपकी मौखिक रूप में हो चाहे लिखित रूप में हो, वो कहलाएगा संप्रेषण ही, यानी कि कम्युनिकेशन ही। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में कम्युनिकेशन के एक नए शीर्षक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।